नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से स्वागत है। ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। वर्ण विच्छेद का सीधा सा मतलब है कोई भी शब्द को तोड़ के उसके अक्षरों के साथ लिखना। और ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम किसी भी शब्द को उसके अक्षरों के साथ तोड़ के लिख पाएंगे तब हम किसी भी शब्द को सही से उच्चारण कर पाएंगे। क्योंकि हर अक्षर का उच्चारण तो हमें पता है, जब वो जुड़ के एक बड़ा शब्द बनते हैं तो हो सकता है कभी कभी उसका एक साथ उच्चारण करने में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो अगर हम शब्द को तोड़ के लिख सकते हैं तो हम उसका सही उच्चारण भी कर सकते हैं और इस चीज़ को हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संस्कृत में भले हम बोलते ज़रूर हिंदी हैं, लेकिन संस्कृत की चीज़ें कभी कभी उच्चारण करने में इतना आसान नहीं होगी। जैसे अगर आप इस श्लोक को लो, ये श्लोक रघुवंशम का पहला श्लोक है। रघुवंशम क्या है? रघुवंशम महाकाव्य है कालिदास का, और कालिदास ने ये काव्य रचा था। जो रघु की डायनेस्टी है, जो रघु का कुल है, जो श्री राम का कुल है, उस पूरे कुल को उन्होंने विस्तार से इस महाकाव्य में बताया है, रघुवंशम। तो ये रघुवंशम महाकाव्य का पहला श्लोक है और ये श्लोक ऐसे होता है। वागर्था संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो ये श्लोक है। अब वर्ण विच्छेद क्यों जरूरी होता है संस्कृत में? क्योंकि भले आपको ये सारे अक्षर पता हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये पूरा इस फ्लो में पढ़ पाना मुश्किल होगा। और वो इसीलिए होता है क्योंकि कई सारे शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। संस्कृत में ये चीज़ होती है, संधि होती है, जिसकी वजह से कई सारे अलग अलग शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक शब्द बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो एक साथ बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर पाएं अपने दिमाग में या पेपर में, तो आप उसको फिर उच्चारण हमेशा सही करेंगे। आप कभी भी किसी के उच्चारण में फंसेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम उसको तोड़ के लिख सकते हैं, अगर हम उसको अक्षर बाय अक्षर लिख सकते हैं किसी भी शब्द को, तो फिर हम बोल भी पाएंगे उसको। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस को वर्ण विच्छेद कहते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिस होती है। इसको ज़रूर करना चाहिए कभी भी आप कोई श्लोक पढ़ रहे हो। जैसे मैं, चलिए दूसरा एक श्लोक लेता हूँ। ये भगवद गीता का एक श्लोक है। एष ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्य विमुख्यति स्थित्व श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो अगर आप खुद भी इसको बोलना चाहो तो अभी थोड़ा सा इसका उच्चारण फंस सकता है। चीज़ें इतने बड़े बड़े शब्द हैं, ये एक साथ बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये ब्रह्म निर्वाण मृच्छति कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको तोड़ के लिख पाएंगे कि ब के बाद र है, उसके बाद आ है, उसके बाद हा है, और हा में ये जो आप देख रहे हो ये माँ जुड़ा हुआ है उसमें। तो इसको अगर आप तोड़ के लिख पाओगे अपनी प्रैक्टिस के लिए सही, तो आप इसको सही से बोल भी पाओगे। कि अब इसको आप देख रहे हो तो इसको देख के आप बोल पाओगे ब्रह्म। भले इसको देखने में ना समझ में आए ब्रह्म, लेकिन ऐसे समझ में आ जाता है, ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। तो इस प्रैक्टिस को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस खैर आप अपने समय पे करना। मैं बस कुछ उदाहरण लूँगा इसके। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मैं शब्द आपको दूं संस्कृत में, तो आप उसका वर्ण विच्छेद कर पाओ। भले ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसको करो ही करो वर्ण विच्छेद, लेकिन वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी शब्द को हम कैसे तोड़ के उसके अलग अलग अक्षरों के साथ लिख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आपकी हेल्प करता है। कभी भी आप कोई श्लोक पढ़ते हैं और आप किसी चीज़ का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार ये कैसे बोला जाएगा, तो आप कुछ नहीं, पेन पेपर लो, उसको अलग करके लिख लो और फिर आप उसको बोल पाओगे। क्योंकि इसके बाद एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब ये शिव तांडव स्तोत्रम है, और शिव तांडव स्तोत्रम वैसे भी थोड़ा सा कठिन है बोलने में। अब आप ये देखिए कितने सारे, ये बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं जो एक के साथ जुड़े हुए हैं संधि की वजह से, लेकिन इनको पढ़ते टाइम फिर दिक्कत होती है कि कैसे इसका उच्चारण करें। वो इसके कंसेप्ट से ईजी हो जाता है। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामरी प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। ये इस तरीके से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। और ये जब आप गाने में सुनते हैं तो और तेज बोला जाता है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, थोड़ा ये कठिन लग सकता है। लेकिन समय के साथ जब हम इसको चीज़ों को बोलते हैं, और संस्कृत में बोलने को बहुत महत्व दिया जाता है। संस्कृत में चीज़ें लिखी ही काव्य की तरह जाती हैं। ज़्यादातर चीज़ें, 99% चीज़ें संस्कृत में काव्य की ही तरह लिखी गई हैं, एक पोएम की तरह लिखी गई हैं, जिसको आप बोल सकते हो, आप गा सकते हो। और वो इसीलिए है कि आप उसको सही से गाओ, सही से उच्चारण करो।
क्योंकि शब्दों को बोलने का, अक्षरों को बोलने का बहुत महत्व है संस्कृत में। साउंड की, ध्वनि की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन वर्ण विच्छेद, इन सब चीज़ों के प्रैक्टिस से आप हर चीज़ को सही से उच्चारण करते हो। आप गलत तरीके से उच्चारण नहीं करते हो। कोई भी मंत्र बोलते हो, कोई भी स्तुति बोलते हो, उसको आप सही से उच्चारण कर पाओ, उसके लिए ये प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़रूरी होती है, खास करके स्टार्टिंग के टाइम में। एक बार आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो उसको आप भले तोड़ तोड़ के बोल पाओगे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामरी प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। तो तोड़ तोड़ के आप बोल पाओगे उसको। तो इस प्रैक्टिस को वर्ण विच्छेद कहते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं वर्ण विच्छेद के। तो बालिका, बालिका को हम कैसे लिख सकते हैं वर्ण विच्छेद करके? बा, फिर बड़े आ की मात्रा, फिर ला, फिर छोटी ई की मात्रा ह्रस्व ई, का और फिर दीर्घ ई। तो बालिका, ये सही से उच्चारण कर सकते हैं आप इसको। ऐसे अगर आप आगे बढ़ोगे, अब इसका एग्जाम्पल लो, ग्राम। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका मतलब होता है रा। और ऐसे ही ये जो चीज़ है, ये जो है, इसका मतलब भी रा होता है। इसको आप बोलते हो ग्राम, इसको आप बोलते हो मार्ग, दोनों रा हैं। बस अंतर ये है कि जब ये वाला तरीका होता है रा को लिखने का, इसका मतलब होता है कि ये उस व्यंजन के बाद है। तो अगर आप ये लिख रहे हो गा के साथ ये, तो इसका मतलब है कि पहले गा है और उसके बाद रा है, तभी आप बोलते हो ग्राम। लेकिन अगर आप इसको लेते हो ऐसे और ये, तो इसका मतलब होता है कि रा पहले है, रा पहले और फिर गा है, तभी आप इस शब्द को बोलते हो मार्ग, मार्ग। तो ये अगेन हम हिंदी वालों को ये चीज़ पहले ही पता होती है क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज़ अपने आप निकलती ऐसी है। बस ये चीज़ कभी अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो, गड़बड़ा रहे हो एक बड़े शब्द में, जब आप इसको देखोगे तो हो सकता है कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ। अभी आगे एक शब्द ऐसा आएगा जिसको एकदम से देखने में लगता है कि अरे यार इसको कैसे बोलें, वो इसीलिए कि बस ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो वो ग्राम है, सॉरी, ग्राम, ग र, फिर दीर्घ आ, म और ह्रस्व आ, ग्राम। ये तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी व्यंजन हो वो बिना स्वर के नहीं होता। अगर कोई भी व्यंजन बिना स्वर के है तो उसके नीचे हम ये हलंत वाला ये बार लगा देते हैं, हलंत वाला। इसका मतलब है कि इस व्यंजन में कोई भी स्वर अभी जुड़ा नहीं है। और अगर कोई बिना हलंत के लिखा है या, तो ये आपको पता है कि इस या के साथ एक आ जुड़ा हुआ है। और अगर कुछ और जुड़ा है, मान लीजिए ये, तो आपको पता है कि फिर इस या के साथ ये ई जुड़ा हुआ है। तो ये तो आप समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, ग्राम, ग र आ म अ। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। बुद्धि, तो बुद्धि क्या है? ब, फिर उ, फिर दा। अब ये जो चीज़ें होती हैं जिसमें एक के नीचे एक आ जाता है, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कि जैसे वो जो हमने शब्द देखा था ना गंगा, कई जगह आप गंगा को ऐसा भी लिखा देखेंगे, ये ऐसे भी आप कभी कभी गंगा को लिखा देखेंगे। तो एकदम से झटके से पढ़ने में, अब गंगा तो शब्दों में पता है इसलिए हम बोल देते हैं, लेकिन कोई और शब्द में अगर ऐसे लिखा है तो एकदम से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, एक हिचक आ जाए कि यार इसको कैसे बोलेंगे। तो जो बड़ा है, जो बड़ा लिखा हुआ है वो पहले बोला जाएगा, जो उसके नीचे है वो बाद में बोला जाएगा। बस यही तरीका है। तो बुद्धि, तो पहले दा आएगा और उसके बाद ये छोटा वाला नीचे वाला धा आएगा, आप देख सकते हैं। तो बा उ और फिर दा ध ई, बुद्धि, बुद्धि ये होता है। और इसी तरीके से क्योंकि लिखते भी हैं संस्कृत में कि बड़ा इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले उसको बोलो, पहले वही दिख रहा है पहले उसको बोलो, फिर जो छोटा नीचे है उसको बोलो, बुद्धि। ये एक तरीका होता है समझने का। ठीक है, अब ये शब्द देखिए, इसको कुछ लोग हो सकता है सहस्त्र बोलें, इसको कुछ लोग ऐसे बोलें सहस्त्र, लेकिन ये सहस्त्र नहीं है, ता इसमें कहीं नहीं है इस शब्द में। ये जो आप देख रहे हो ये है सा, फिर देखिए इसमें थोड़ा सा गलती है क्योंकि सहस्त्र ये है, तो इस सा के बाद आ भी तो है ना। तो सा के बाद आ, फिर हा के बाद आ, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये सा के साथ रा जुड़ा हुआ है। जैसे हम
गा के साथ रा जोड़ रहे थे, हम ता के साथ रा जोड़ रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे सा के साथ रा जोड़ रहे हैं, सहस्र। कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये रा जुड़ता है तो कई बार इसको ऐसे घुमा दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो ये सीधी डंडी है इसको कई बार ऐसे घुमा देते हैं, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि घुमा हुआ है, और उसके बाद र लगाते हैं। तो उसकी वजह से कई लोगों को ये सहस्त्र पढ़ने में लगता है, लेकिन सहस्त्र नहीं है, ये सहस्र है, सहस्र। स अ ह अ स र अ, सहस्र। और इसका मतलब होता है 1000 संस्कृत में। तभी विष्णु सहस्र नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम, विष्णु सहस्र नाम, उस साहित्य का ये मतलब है, विष्णु सहस्र नाम 1000, ये अंतर है। और ये ऐसे वर्ण विच्छेद होकर खुलता है। तो देखिए, एक बार आपने वर्ण विच्छेद कर लिया ना, अब आप कभी नहीं भूलोगे कि ये सहस्र है, ये सहस्त्र नहीं है, ता कहीं है ही नहीं इस शब्द में। वो वर्ण विच्छेद से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा महत्व है वर्ण विच्छेद का। अब इस शब्द को देखिए, इसको बोलेंगे पद्म, क्योंकि क्या है ये दा है और दा के साथ माँ जुड़ा हुआ है, पद्म, क्योंकि पूरी लाइन खींच दी, लेकिन दा के नीचे माँ है। जैसे हमने देखा था कि वहाँ दा के नीचे धा था, यहाँ दा के नीचे माँ है, तो प अ फिर दा फिर म और फिर अ, तो पद्म। ये इस तरीके से खुल रहा है। और अब इसको देखिए, इसको हम बोलेंगे ब्रह्म। तो ये तो सीधे दिख रहा है, बा के साथ रा जुड़ा हुआ है। और ये आप देखिए, तो ये क्या है, ये हा है और हा के साथ मा जुड़ा हुआ है, तो हा के साथ माँ जुड़ा है और फिर वही आ अंत में, तो ब्रह्म, ब्रह्म। ये चीज़ इस तरीके से है। वहाँ पे आपने देखा दा के साथ माँ जुड़ा हुआ है और यहाँ हा के साथ माँ जुड़ा हुआ है, ब्रह्म। इस तरीके से उच्चारण होगा इसका। इसको देखिए, तो ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दी कि बहुत लोग इसको क्षमा बोलते हैं, लेकिन ये जो अक्षर है ये संयुक्त व्यंजन है और ये का और शा से जुड़ के बना होता है। तो इसका सही उच्चारण है क्षमा, क्षमा, थोड़ा सा का और शा, क्षमा, इस तरीके से उसका उच्चारण होता है। ठीक है। इस शब्द को देखिए, कृपा। तो ये हमने ये देखा, ये जो एक हम तिरछा सा डंडा लगा देते हैं, ये रा है, और ऐसे ही हमने देखा कि ये जो ऊपर लगा देते हैं ये भी रा है, लेकिन ये जो नीचे लगती है ये वो स्वर है, रि, रि स्वर है। तो कृपा, इसको जब हम खोलेंगे तो क, उसके बाद रि और फिर प और फिर दीर्घ आ, कृपा, ये चीज़ है कृपा। और अगर हम इसका एक और उदाहरण लें तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे शृणोति, शृणोति। ये जो संयुक्त व्यंजन है ये शा और रा है, उसके बाद ये रि की मात्रा है, फिर ण, ओ, ता और ई, शृणोति, शृणोति। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं और वर्ण विच्छेद में ऐसे खुलता है। अभी आगे बढ़ेंगे। अब इस शब्द का उच्चारण करिए, भर्तृहरि, भर्तृहरि। तो अगर आप इसको छुपा दें तो ये इजी है, भर्तृहरि, लेकिन क्योंकि ये भी लगा हुआ है तो भर्तृहरि, भा के बाद अ फिर रा आ रहा है, क्योंकि ये ता के ऊपर लगा हुआ है ना, तो रा पहले आएगा, फिर ता, फिर री की मात्रा, ये जो चीज़ है ये जो नीचे लगी हुई है। तो ये पूरा कैसे हो गया, भर्तृहरि, भर्तृहरि। ये और ये भी बहुत कमाल के लेखक थे। इनकी जो नीति षटकम है वो बहुत ही बढ़िया साहित्य है संस्कृत में, भर्तृहरि। और ये राजा थे, इनकी एक बड़ी अच्छी कहानी है, और फिर बाद में उन्होंने किताब साहित्य लिखा था बहुत अच्छा, नीति षटकम के नाम से। तो खैर, भर्तृहरि। एक एग्जाम्पल लीजिए, दृष्टवा। तो इसको आप देखिए, अब अगेन ये जो आप देख रहे हैं शब्द, तो ये आपको दिख रहा है कि दा के बाद री है, फिर शा है, षटकोर वाला शा, उसके बाद जो ऊपर है जो बड़ा है वो पहले आएगा, जो नीचे है वो बाद में आएगा। तो शा के बाद टा आएगा और फिर वा आएगा और फिर दीर्घ आ की मात्रा, तो दृष्टवा। और यही शब्द आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगह देखोगे कि ये एक के नीचे एक लिखा है, कि ये ऐसे लिखा है, कई जगह आपको ऐसे भी दिख सकता है दृष्टवा, कि उन्होंने एक के नीचे एक लिख दिया, पहले शा फिर ये टा और फिर ये वा। तो वही सेम बात है कि जो ऊपर है वो पहले बोला जाएगा, जो नीचे वो बाद में बोला जाएगा। तो दृष्टवा, दृष्टवा, ये भागवत गीता में आता है, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो ये शब्द दृष्टवा,
इसको इस तरीके से आप वर्ण विच्छेद में खोल सकते हैं। अब ये शब्द देखिए वखनी, ये बोला जाएगा वखनी, क्योंकि क्या है ये हा है और हा के साथ ये ना जुड़ा हुआ है, हा के अंदर ये ना जुड़ा हुआ है, तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले हा है और फिर ना है, वो हा के नीचे ना जुड़ा हुआ है, तो वखनी। तो वह के साथ आ, फिर हा है और फिर ना है, हा ना के साथ जुड़ा है और ना के साथ ये मात्रा ई जुड़ी हुई है, तो वखनी। इस तरीके से बोलेंगे। ये अग्नि का पर्यायवाची है, आग इसका पर्यायवाची है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शब्द, इसको बोलेंगे मख्यम। मख्यम क्या चीज़ है ये, इसमें सबसे टफ यही है ना। तो ये हा है और हा के साथ या जुड़ा हुआ है, तो आप इसको भी देखिए वर्ण विच्छेद में कि माँ के साथ आ, हा के साथ या जुड़ा हुआ है, वही चीज़ नीचे लगी है। तो हमने हा के साथ माँ को जुड़ता देखा था, वो ऐसे जुड़ता है क्योंकि माँ तो ऐसे ही बनता ही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दिखाती है हा के साथ माँ जुड़ा है, लेकिन जब या जुड़ता है तो एक अंतर है। जब या जुड़ता है तो ये ऐसे जाती है लाइन, थोड़ी सी ऊपर की तरफ घूमती है, क्योंकि या लिखा ही ऐसे जाता है। तो सीधी लाइन है तो हा के साथ माँ जुड़ा हुआ है। जब ये घूमी हुई लाइन है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो घूमी हुई लाइन है इसके साथ या जुड़ा है, तो इसको कैसे बोलेंगे, मख्यम। हा के साथ या, मख्यम। म हा या अ म, मख्यम। ये चीज़ है, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे ये सारे शब्द। क्योंकि जब श्लोक में, वही मैंने कहा कि जब भी श्लोक और किसी भी संस्कृत के उसमें आते हैं तो एकदम से पढ़ने में हो सकता है थोड़ी सी हिचक आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये एक दो बार आप देख लेते हैं और इसको सही से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, फिर कभी दिक्कत नहीं आती इसको उच्चारण करने में, इसको बोलने में। तो मख्यम, अब आपको समझ में आ रहा है ये क्यों, हा के साथ या जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए थोड़ा अलग, इसको बोलते हैं सुहृद। सुहृद, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हा के साथ वो री जुड़ा हुआ है, जैसे हमने कृपा में देखा था, कृपा। तो कृपा में ये जो है ये री की मात्रा है ना, री का स्वर है, तो वही चीज़ ये हा के साथ जुड़ी हुई है, तभी ये थोड़ा सा घूमा है, पूरा नहीं घूमा है, पूरा कुछ जुड़ा नहीं है। सुहृद, इस तरीके से सा के साथ उ, हा के साथ रि और अंत में ये दा। सुहृद, हा के साथ ऋ स्वर, सुहृद। और सुहृद का मतलब होता है मित्र, कंपेनियन, सखा, आपका साथी। और ये हमारा हो गया लेसन कंप्लीट। तो ये था आज का वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ण विच्छेद से अब आपको शब्द को पहचानने में या उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर होगी तो कम दिक्कत होगी। कम से कम आप जानते हो कि क्या तरीका ले सकते हो, शब्द को तोड़ के उसके अक्षरों में लिखो और फिर आप उसका उच्चारण, उसका सही से प्रयोग समझ पाओगे। तो ये था वर्ण विच्छेद का यूज़। अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे संस्कृत में किस तरीके के मूल शब्द यूज़ होते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसे ये सारे वीडियो हैं, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।